दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए इस बार जो क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, ये क्वेश्चन पेपर हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। इसके साथ ही इस क्वेश्चन पेपर को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप दिए गए लिंक से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे आप जाइए और इस क्वेश्चन पेपर को PDF फॉर्म में आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइंस कॉन्सेप्ट्स में। हम लोगों ने लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को हल करना प्रारंभ किया था और आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल यानी कि पदार्थों के गुण से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग जो भी प्रश्न लगाते हैं, हर प्रश्न में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है। उन कॉन्सेप्ट को भी हम लोग साथ में सीखते हैं और जब आप इस तरीके से एक क्वेश्चंस को लगाते हैं तो एक क्वेश्चन तो तैयार होता ही है, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं उसकी सहायता से आपको और भी 10 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखा करिए। पूरे वीडियो में यदि मैं आपको 10 क्वेश्चन बताता हूं तो वो 10 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन के बराबर है। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ पुराने पेपर ही नहीं सॉल्व कर रहे हैं, बल्कि पेपर के साथ साथ आप नए कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं। तो साइंस का जो भी कॉन्सेप्ट है, मैं उन कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए ये न्यूमेरिकल आपके लिए लेकर के आता हूँ और इससे 2 फायदा आपको होता है। एक तो आप न्यूमेरिकल लगा लेते हैं पुराने ईयर के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा, और इसके साथ साथ उस क्वेश्चन से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट भी आपके अंदर डेवलप हो जाता है। तो वीडियो को पूरा देखा करिए और ध्यान से देखा करिए। आप जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं वो सारे क्वेश्चंस आप लगाइए। जो कॉन्सेप्ट बताता हूं उन कॉन्सेप्ट को सीखिए और सीखने के बाद जो और भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के या इस टॉपिक से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को आप लगाने की कोशिश किया करिए। निश्चित रूप से वो क्वेश्चन आपसे ज़रूर लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और आज हम लोग लगाते हैं पदार्थों के गुण से संबंधित कुछ प्रश्नों को। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि बारिश की बूंद गोलाकार रूप किसके कारण होती है, यानी कि रेन की जो ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल क्यों होती है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण या फिर सरफेस टेंशन के कारण बारिश की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि पृष्ठ तनाव गुण के कारण कोई भी लिक्विड किसी दिए गए वॉल्यूम के लिए अपना सरफेस एरिया सबसे कम रखना चाहता है। यानी कि लिक्विड में पृष्ठ तनाव गुण के कारण यह टेंडेंसी पाई जाती है कि वो किसी दिए गए वॉल्यूम के लिए अपना सरफेस एरिया सबसे कम रखना चाहता है और सबसे कम सरफेस एरिया होता है स्फीयर का। इसीलिए बारिश की बूंदें जो होती हैं वो गोल आकृति की होती हैं, गोलाकार होती हैं। अब आइए, पृष्ठ तनाव की बात आई है तो मैं पृष्ठ तनाव के बारे में आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं, आप समझ लें ताकि कि पृष्ठ तनाव क्या होता है और भी इससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं पृष्ठ तनाव से, वो भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि किसी बर्तन में कोई लिक्विड भरा हुआ है तो ये लिक्विड, जब ये लिक्विड एयर के कांटेक्ट में होता है तो देखिए जो सरफेस, ये आपको यहाँ पे जो सरफेस दिखाई पड़ रहा है लिक्विड का, ये सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह से व्यवहार करता है। यानी कि एक प्रकार से ये एक खिंची हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करता है या एक तनी हुई मेम्ब्रेन की तरीके से व्यवहार करता है। जल के इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। ये केवल जल में ही नहीं पाया जाता, ये सभी लिक्विड में पाया जाता है। यानी कि अलग अलग जितने भी टाइप के लिक्विड होते हैं, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। तो जब भी कोई लिक्विड का सरफेस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है या किसी दूसरे लिक्विड के कांटेक्ट में होता है तो वहाँ पर आपको पृष्ठ तनाव का गुण देखने को मिलेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर वाटर है और ये वाटर यहाँ पर किसके कांटेक्ट में है? एयर के कांटेक्ट में है। वहीं अगर मैं आपसे ये कहता कि सपोज कर लीजिए कि कोई एक बर्तन है और इस बर्तन में एक लिक्विड भरा हुआ है, मान लीजिए कि ये लिक्विड 1 है और इसके ऊपर कोई दूसरा लिक्विड मैंने भर दिया है और ये लिक्विड कौन सा है? लिक्विड 2 है। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि एक लिक्विड जब दूसरे लिक्विड के कांटेक्ट में आ रहा है तो जो इनके बीच में इंटरफेस बन रहा है, इस इंटरफेस पर भी आपको पृष्ठ तनाव देखने को मिलेगा। यानी कि जहाँ पर भी एक लिक्विड का सरफेस
किसी दूसरे लिक्विड के सरफेस के कांटेक्ट में आएगा या किसी दूसरे गैस के कांटेक्ट में आएगा, वहाँ पर आपको पृष्ठ तनाव का गुण देखने को मिलेगा। और ये गुण है क्या, तो मैंने आपको बताया कि किसी भी लिक्विड का ये जो इंटरफेस है, जहाँ पे ये किसी दूसरे लिक्विड के कांटेक्ट में आ रहा है या फिर किसी गैस के कांटेक्ट में आ रहा है, जैसे कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वहाँ पे लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह से व्यवहार करता है। इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब आइए दोस्तों समझते हैं कि ये पृष्ठ तनाव का जो गुण होता है, ये पृष्ठ तनाव का गुण किसके कारण होता है, किन कारणों से ये पृष्ठ तनाव का गुण लिक्विड में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, पृष्ठ तनाव को समझने के लिए हमें दो प्रकार के फोर्सेस को समझना पड़ेगा। देखिए, जब समान प्रकार के अणुओं के बीच में कोई बल लगता है तो इस बल को हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। लेकिन असमान अणुओं के बीच में जब बल लगता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, जिसे हिंदी में ससंजक बल और असंजक बल कहते हैं। तो देखिए, जैसे जल और जल के अणुओं के बीच में जो बल लगेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ससंजक बल बोलेंगे। इसी प्रकार से असमान अणुओं के बीच में जो बल लगता है उसे हम लोग असंजक बल बोलते हैं, जैसे कि जल और कांच के अणुओं के बीच में लगने वाला बल। तो ये दो प्रकार के फोर्स होते हैं, ससंजक बल और असंजक बल, यानी कि कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। देखिए, जल में जो पृष्ठ तनाव का गुण है वो ससंजक बल के कारण है। जल के जितने भी अणु होते हैं उसके फ्री सरफेस पर, वो सभी एक दूसरे पर बल लगाते हैं और ये बल कौन सा होता है, कोहेसिव फोर्स होता है। इसी कोहेसिव फोर्स के कारण जल की जो परत है, यानी कि जो जल की जो सबसे ऊपरी परत है, ये एक तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि किसी बर्तन में कोई लिक्विड भरा हुआ है, मान लीजिए कि वाटर ही भरा हुआ है। इसको आप ऊपर से देखिए, ऊपर से देखने पर मान लीजिए कि ये सरफेस आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यदि इस सरफेस पे हम एक काल्पनिक रेखा मान लें, एक लाइन एज्यूम कर लीजिए, तो जल के अणु, जो इधर जल के अणु हैं, ये जल के अणु इस पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए जल के अणु जो है इस पर, इस लाइन पर फोर्स लगाएंगे, इधर भी जल के अणु इस लाइन पर फोर्स लगाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि मान लीजिए कि इस लाइन की लंबाई है L और इस पे लगने वाला फोर्स कितना है, टोटल F। तो एकांक लंबाई पे जितना बल यहाँ पे लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। यानी कि पृष्ठ तनाव T बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे, F अपॉन में L, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, यही क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। यानी कि ये पृष्ठ तनाव को मापने का एक तरीका है। देखिए, जल का जो इंटरफेस है, जो गैस के कांटेक्ट में आ रहा है, वो एक तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव। यानी कि जल के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। लेकिन इसका मापन कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि पृष्ठ तनाव कितना कम है या कितना ज़्यादा है, तो उसे हम इस तरीके से माप सकते हैं। आप एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पर कोई एक काल्पनिक रेखा है जिसपे जल के जो अणु हैं वो फोर्स लगा रहे हैं। देखिए, जल के जितने भी अणु यहाँ पे पृष्ठ पे आपको दिखाई पड़ेंगे, ये सभी अणु एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई काल्पनिक रेखा है, तो इस काल्पनिक रेखा पर भी जो है फोर्स लगा रहे होंगे। तो एकांक लंबाई पे जो बल लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन बटे मीटर। और यहाँ से आप इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। न्यूटन यानी कि फोर्स है तो mLT-2 और बटे में L और L कैंसिल हो जाएगा और MT-2 इसकी डायमेंशन आ जाएगी। और देखिए दोस्तों, इसको हम लोग और भी दूसरे तरीके से परिभाषित करते हैं। मान लीजिए कि जल की कोई बड़ी बूंद है, अगर हम जल की किसी बड़ी बूंद को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ें तो आप देखेंगे कि सरफेस एरिया इसका बढ़ जाएगा। इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क कितना करना पड़ता है दोस्तों, ये वर्क होता है W बराबर में T इंटू में डेल्टा A। ये वर्क होता है W बराबर में T इंटू डेल्टा A। T क्या है, इस लिक्विड का पृष्ठ तनाव है, और डेल्टा ए क्या है कि एक बड़ी बूंद को जब कई छोटी बूंदों में तोड़ा गया तो उसके सरफेस एरिया में जितना चेंज हुआ वो डेल्टा ए है।
तो जितना वर्क आप करते हैं वो यहाँ पे इसकी सरफेस एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ से भी देखिए हम लोग पृष्ठ तनाव को परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ से T बराबर हो जाएगा W/डेल्टा A। यहाँ से इस फॉर्मूले से अगर आप देखें तो T बराबर में क्या हो जाएगा W/डेल्टा A। यानी कि यहाँ से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए जल का जो पृष्ठ है उस क्षेत्रफल को एकांक यूनिट यानी कि 1 मीटर स्क्वायर यूनिट एकांक क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़ता है वही उस लिक्विड का क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। और यहाँ से T बराबर W/डेल्टा A आ जाएगा। तो यहाँ से एक और यूनिट इसकी मिल जाएगी जो कि क्या हो जाएगी, जूल/मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इस तरीके से आपने समझा कि पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव को कैसे आप माप सकते हैं, कैसे उसको मेजर कर सकते हैं कि किसी लिक्विड का पृष्ठ तनाव कितना कम या कितना ज़्यादा होता है। इसी तरह से दोस्तों देखिए इसमें जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जल कांच को गीला करता है लेकिन पारा कांच को गीला नहीं करता है, क्यों? तो देखिए इसका कारण ये है कि जल और जल के अणुओं के बीच में जो संसंजक बल लग रहा है ये कम होता है। और मान लीजिए कि ये कांच का अणु है तो जल और कांच के अणुओं के बीच में लगने वाला जो असंजक बल है ये ज़्यादा होता है। तो चूंकि जल और कांच के अणुओं के बीच में लगने वाला असंजक बल ज़्यादा होता है इसीलिए जल के अणु कांच से चिपक जाते हैं और उसको गीला कर देते हैं। लेकिन यही बात अगर हम लोग पारे के लिए देखें, मरकरी के लिए देखें तो देखिए पारे के अणुओं के बीच में लगने वाला जो संसंजक बल होता है ये ज़्यादा होता है और पारे और कांच के अणुओं के बीच में लगने वाला बल जो होता है ये कम होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स स्ट्रांग होता है वो होता है पारे और पारे के अणुओं के बीच में लगने वाला संसंजक बल, इसीलिए पारा जो है वो कांच को गीला नहीं करता है। तो देखा दोस्तों आपने पृष्ठ तनाव का न सिर्फ एक प्रश्न लगाया बल्कि उस प्रश्न के साथ भी आपने और भी कई चीज़ें आपने सीखी। तो मेरा प्रयास रहता है कि आप एक क्वेश्चन की सहायता से आप फिजिक्स के और भी कई कॉन्सेप्ट को सीखें, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको प्रश्न को रटाना नहीं है बल्कि प्रश्न के कॉन्सेप्ट को बताना है। जब आप किसी प्रश्न का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं तो आप उस तरह के 10 सवाल और आप लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ऑयल स्प्रेड ऑन वाटर सरफेस बिकॉज, यानी कि तेल जो होता है इसको जब पानी की सतह पर डाला जाता है तो ये बिखर जाता है। क्यों होता है ऐसा? देखिए मान लीजिए कि तेल की कोई बड़ी बूंद है तो इसमें तेल के कई अणु होंगे। अब तेल के अणुओं के बीच में मान लीजिए कि ये तेल के अणु हैं तो तेल के अणुओं के बीच में जो बल लगेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संसंजक बल। अब आपने इसको डाला पानी के ऊपर तो पानी का जो अणु होगा, मान लीजिए कि पानी के अणु चारों तरफ इसके हैं तो पानी के अणु तेल के अणुओं को क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। ये सभी अणु जो होंगे ये तेल के अणुओं को अपनी तरफ खींचेंगे और तेल और पानी के अणुओं के बीच में जो बल लग रहा है जिसे आप असंजक बल कहते हैं, ये असंजक बल ज़्यादा होता है, स्ट्रांग होता है। तो तेल और तेल के अणुओं के बीच में लगने वाला संसंजक बल कम होता है, तेल और पानी के अणुओं के बीच में लगने वाला असंजक बल स्ट्रांग होता है। इसीलिए ये तेल के अणुओं को अपनी तरफ खींच लेंगे जिससे कि ये तेल के अणु या कह लीजिए कि तेल की जो बूंद है वो टूट जाएगी और ये तेल पानी के ऊपर फैल जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पानी की सतह का तनाव तेल से अधिक है। अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं कि साबुन के बुलबुले के अंदर दबाव होता है। देखिए साबुन का बुलबुला है तो इसके अंदर कितना प्रेशर होता है, आइए इसको समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा और डिटेल में आपको बताऊंगा। देखिए 3 तरीके के हम लोग जो है ड्रॉप लेते हैं। एक हम लोग लेते हैं सोप बबल, जैसे कि निरमा को आप पानी में घोलते हैं तो फिर उससे जो बबल बनता है वो सोप बबल है। इसी तरीके से एक हम लोग कंसीडर करते हैं एयर बबल। एयर बबल कहाँ पे होता है, ये पानी के अंदर होता है, यानी कि चारों तरफ जो है पानी होगा और बीच में ये हवा है तो ये क्या कहलाएगी, एयर बबल कहलाएगी। और एक हम लोग लेते हैं किसी लिक्विड की ड्रॉप, यानी कि अंदर पूरा लिक्विड है और बाहर की तरफ क्या है, एयर है। तो ये 3 प्रकार की पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। सोप बबल की हम लोग बात करेंगे, फिर हम लोग एयर बबल की बात करेंगे और फिर उसके बाद किसी लिक्विड की ड्रॉप की बात करेंगे। देखिए दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं किसी लिक्विड की ड्रॉप के बारे में सोचते हैं। देखिए मान लीजिए कि किसी लिक्विड की ड्रॉप को मैं इस तरीके से इसका आधा पार्ट में लेता हूँ, यानी कि इस लिक्विड की ड्रॉप को कुछ इस तरीके से मैंने कट किया और इसका आधा पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ।
अब देखिए, चूंकि सरफेस पर, केवल पृष्ठ पर ही पृष्ठ तनाव काम करता है, तो ये जो इसका आउटर सरफेस आपको दिख रहा है, ये जो सेक्शन मैंने यहाँ से निकाला है, इस सेक्शन पे इसका पृष्ठ तनाव काम कर रहा होगा, यानी कि यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा, टी लग रहा होगा। किस पे? पर यूनिट लेंथ पे, एकांक लंबाई पे कितना फोर्स लग रहा होगा, टी लग रहा होगा। यदि इसका पृष्ठ तनाव टी है तो ये फोर्स देखिए इधर भी लग रहा होगा, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इसका फोर्स, ये पृष्ठ तनाव काम कर रहा होगा। इस पृष्ठ तनाव के कारण, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस पृष्ठ तनाव के कारण ये जो लिक्विड की ड्रॉप है ये सिकुड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन इस लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक प्रेशर काम करता है और ये प्रेशर इस लिक्विड ड्रॉप को सिकुड़ने से रोकता है। देखिए, अगर ये पृष्ठ तनाव ना होता तो बाहर कितना प्रेशर होता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर कितना प्रेशर होना चाहिए था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ताकि दोनों ही बैलेंस में रहे। लेकिन अब चूंकि लिक्विड में सरफेस टेंशन भी है और उस सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड की ये ड्रॉप सिकुड़ना चाहती है, इसका मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर होना चाहिए जिसके कारण ये सिकुड़ने से रोक सके अपने आप को। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है इसे हम लोग कहते हैं एक्सेस ऑफ प्रेशर, या आधिक्य दाब बोलते हैं हिंदी में। तो मान लीजिए कि ये एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है, P है, और ये एक्स्ट्रा प्रेशर P है जो सरफेस टेंशन के कारण जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, या कह लीजिए कि जो अंदर की तरफ सिकुड़ने की जो प्रवृत्ति आ रही है उसको ये बैलेंस करेगा। तो आइए देखिए, यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सरफेस टेंशन T के कारण इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, तो ये कितना फोर्स लग रहा होगा, 2 पाई R इंटू में T। देखिए T क्या होता है, एकांक लंबाई पे लगने वाला बल। तो एकांक लंबाई पे लगने वाला बल अगर T है तो पूरी 2 पाई R, ये जो पूरी लेंथ है, इस पूरी लेंथ 2 पाई R पे कितना फोर्स लग रहा होगा, 2 पाई R इंटू में T। अब ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर कितना फोर्स लगा रहा है, इसको आइए हम लोग देखते हैं। प्रेशर के द्वारा जितना फोर्स लग रहा होगा इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, प्रेशर और इसका प्रोजेक्टेड एरिया, यानी कि ये पूरा एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला, जिसे मैंने पूरा कलर कर दिया। तो ये प्रोजेक्टेड एरिया देखिए कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर। तो प्रेशर के कारण जो फोर्स लग रहा है वो कितना हो जाएगा, P इंटू में पाई R स्क्वायर। तो P इंटू में पाई R स्क्वायर। अब चूंकि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम इसे इक्वल कर देंगे। तो देखिए पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, R से R का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से एक्सेस प्रेशर जो आ जाएगा, यहाँ से जो एक्सेस प्रेशर आ जाएगा, ये एक्सेस प्रेशर P बराबर में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2T अपॉन में R। तो यही वो प्रेशर है जो कि बाहर के एटमॉस्फेयर से ज़्यादा होता है, ये एक्स्ट्रा प्रेशर है। तो अगर दोस्तों इस लिक्विड के अंदर हम टोटल प्रेशर की बात करें तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, 2T/R प्लस P0, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये टोटल प्रेशर होगा। और एक्सेस ऑफ प्रेशर की बात करें तो एक्सेस ऑफ प्रेशर कितना है, 2T/R। अब देखिए दोस्तों, हमने बात की थी सोप बबल की, फिर हमने एयर बबल की बात की थी, और उसके बाद फिर हमने बात की थी लिक्विड ड्रॉप की। तो देखिए दोस्तों, लिक्विड ड्रॉप जो है इसमें एक्सेस ऑफ प्रेशर कितना आ रहा है, 2T/R। अगर हम एयर बबल की बात करें, जहाँ पे अंदर एयर है बाहर में पानी है, तो यहाँ पर भी ये प्रेशर कितना आ जाएगा, 2T/R। सिंपली इसी तरीके से आएगा। लेकिन अगर हम सोप बबल की बात करें तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4T/R। अब यहाँ पे ये 40 क्यों हो गया, इसको भी समझिए। देखिए 40 दोस्तों यहाँ पे इसलिए हो गया, देखिए आपने अभी पढ़ा था पृष्ठ तनाव के बारे में कि जहाँ पर भी लिक्विड किसी दूसरी लिक्विड के कांटेक्ट में या फिर लिक्विड एयर के कांटेक्ट में आ रहा था वहाँ पे पृष्ठ तनाव काम करता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो लिक्विड का बबल बन रहा है ये इधर भी हवा के कांटेक्ट में है और अंदर भी हवा के कांटेक्ट में है, यानी कि यहाँ पे दो सरफेस हैं जो हवा के कांटेक्ट में है, इसीलिए यहाँ पे सरफेस टेंशन जो हो जाएगा वो डबल हो जाएगा। या कह लीजिए कि यहाँ पे दो सरफेस लेकर के हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेशन की थी और वहाँ पे हम लोगों ने लिखा था, जहाँ पे हम लोगों ने लिखा था T इंटू में 2πr, वहाँ पे हम लोग इसको 2T इंटू में 2πr लिख देंगे। तो इस तरीके से ये एक्सेस ऑफ प्रेशर कितना आ जाएगा, 4T/R आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि साबुन के बुलबुले के अंदर दबाव होता है। तो अभी आपने देखा कि दबाव अधिक होता है वायुमंडलीय दाब से, और कितना अधिक होता है साबुन के बुलबुले के अंदर, 4T/R होता है। तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ए।
आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो अलग अलग डायमीटर के, एक का डायमीटर अलग है, दूसरे का डायमीटर अलग है। ये दो अलग अलग बुलबुले हैं, ठीक है, बबल्स हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, 4T/r। मान लीजिए इसे मैं R1 कह दे रहा हूँ। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4T/r2। अब यहाँ पर देखिए R1 जो है ये छोटा है R2 से। जब R1 छोटा है तो इसका मतलब 40/R1 की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये वैल्यू ज़्यादा होगी। और 40/R2 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब कि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम है। और आपको पता है कि कोई भी गैस या लिक्विड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, यानी कि इसके अंदर जो भी एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी कि छोटे वाले बबल से बड़े वाले बबल की तरफ जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। और इस तरीके से जो छोटा वाला बबल है वो और छोटा हो जाएगा और बड़ा वाला जो बबल है वो और बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि छोटा बुलबुला छोटा हो जाएगा, बड़ा वाला और बड़ा हो जाएगा, यानी कि सही आंसर इसका हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको सेम मटेरियल की 4 वायर दी गई है, 1 2 3 4। ये 4 अलग अलग वायर दी गई है, सभी एक ही मटेरियल की बनी हुई है। ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से। देखिए दोस्तों यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y बराबर में होता है F/A/Δl/L। F क्या होता है, जो लोड इस पर लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी तार को हमने यहाँ पे आधार पे फिक्स कर दिया और यहाँ पे इस पे हम कुछ लोड लगा रहे हैं, W लगा रहे हैं या F लगा रहे हैं, तो F यहाँ पे क्या हो गया, लोड। और A क्या हो जाएगा, इस तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। डेल्टा L क्या होगा, जब आप लोड लगाएंगे तो इसकी लंबाई में जो वृद्धि होगी वो क्या हो जाएगा, डेल्टा L। और L क्या है, इसकी पुरानी लंबाई है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा अच्छी तरह से अधिक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि किसमें डेल्टा L की वैल्यू सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ से देखिए आप पहले डेल्टा L का फॉर्मूला बना लीजिए। डेल्टा L बराबर यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से डेल्टा L बराबर आ जाएगा F/L/A/y। अब कह रहा है कि सभी के लिए y सेम है, क्योंकि सभी सेम मटेरियल है, इसका मतलब y की वैल्यू सभी के लिए क्या है, सेम है। और इन पर जो लोड लगाया गया है वो लोड भी इन पे क्या है, सेम है, यानी कि F की वैल्यू भी इनके लिए क्या है, सेम है। इसका मतलब कि डेल्टा L की वैल्यू अभी केवल किस पे डिपेंड कर रही है, L और A पर। और देखिए L को हमने L लिख दिया और A यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर हम डायमीटर यदि आपको दिया गया है तो एरिया कितना होता है, πd²/4, ये इसका एरिया होता है। तो देखिए पाई और 4 ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब कि ये डेल्टा L का मान किस पर डिपेंड करेगा, L/d²। अब देखिए चारों तार की आपको लंबाई दी गई है, चारों का डायमीटर दिया गया है, इसको आप कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करने पर जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आए इसका मतलब उसी के लिए डेल्टा L की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पर सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी ऑप्शन सी की, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। यदि केशिका की कोई घटना नहीं होती तो, देखिए केशिका ये कैपिलरिटी एक एक्शन होता है, एक घटना होती है। आइए पहले इस केशिका या केशिकात को, कैपिलरिटी की जो थ्योरी है या इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन को हम आसानी से लगा पाएँ। देखिए दोस्तों किसी भी लिक्विड में, जैसे मान लीजिए कि ये कोई बर्तन है और इसमें पानी भरा हुआ है, जब आप इसमें बहुत पतली डायमीटर वाली किसी ट्यूब को जब आप इसमें वर्टिकली खड़ा करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है। इसमें लिक्विड का जो लेवल होता है वो राइज होने लगता है, इसी को हम लोग कहते हैं कैपिलरिटी। कैपिलरी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं केशिका। देखिए केशिका, केस बोला जाता है किसको, बाल को। तो इसका जो डायमीटर होता है वो बाल के डायमीटर के ऑर्डर का होता है, मतलब कि बहुत ही कम होता है। तो अगर हम कोई बहुत पतली ट्यूब को इस तरीके से लिक्विड में वर्टिकली खड़ा करें तो आप देखेंगे कि इस ट्यूब के अंदर, इस कैपिलरी के अंदर लिक्विड का जो लेवल होता है वो राइज हो जाता है। और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरिटी कहते हैं या केशिकात्व कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि ये केशिकात्व की घटना क्यों होती है, इसका कारण क्या है। देखिए इसको थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है
और आपने इसमें कोई कैपिलरी की ट्यूब डाल दी। जैसे ही आप कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड में डालते हैं, इसको वर्टिकली खड़ा करते हैं, तो कैपिलरी के अंदर वाटर का जो सरफेस होता है ये कॉनकेव हो जाता है। इसे हम लोग मिनिस्कस कहते हैं, यानी कि इसका जो मिनिस्कस है वो कैसा हो जाता है, कॉनकेव शेप्ड हो जाता है। आपको ऊपर की तरफ से देखना है तो ऊपर की तरफ से देखने पर यह आपको कैसा दिखेगा, कॉनकेव शेप दिखेगा। ये दोस्तों कॉनकेव शेप क्यों दिखता है, इसका भी आंसर है, इसका भी जवाब है। इस पे जो फोर्स लगता है वो कुछ इस तरीके से लगता है कि ये सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, और ये सरफेस पे जो फोर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इस पे लगने वाले कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट होता है। तो जैसा इस पे रिजल्टेंट फोर्स लगता है उसी के हिसाब से यहाँ पे सरफेस आकार ले लेता है। ये सरफेस कुछ इस तरीके से आकार लेता है कि ताकि ये जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहे। तो ये जो है सरफेस जो है ये कॉनकेव शेप्ड हो जाता है इक्विलिब्रियम में रहने के लिए। अब देखिए दोस्तों, अगर ये कॉनकेव शेप्ड हो गया तो देखिए दोस्तों ये सरफेस कैसा हो गया, कॉनकेव हो गया। अगर मैं इसे डॉटेड लाइन बना करके इस शेप को अगर मैं पूरा करूं तो ये स्फीयर बन जाएगा। अब देखिए स्फीयर के अंदर क्या है, हवा है, और बाहर की तरफ इधर देखें तो क्या है, लिक्विड है। यानी कि ये किसके इक्विवेलेंट है, ये एयर बबल के इक्विवेलेंट है। देखिए एयर बबल में आपने देखा था कि एयर बबल के अंदर एयर होती है और बाहर क्या होता है, लिक्विड होता है। तो एयर बबल की ये इक्विवेलेंट है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए एटमॉस्फेयर का इस पर प्रेशर लग रहा है, यानी कि यहाँ पे लिक्विड का प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर कि लिक्विड के अंदर का जो प्रेशर होता है ये क्या होता है, ज़्यादा होता है। एयर बबल में आपने देखा कि अंदर का प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि इसके बाहर यहाँ जस्ट नीचे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, कम होगा। भाई अंदर अगर प्रेशर ज़्यादा है तो इसका मतलब बाहर उतना ही प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। कितना कम होगा, तो ये कितना कम होगा, 2T/R। अभी हम लोगों ने इसको निकाला था, तो ये 2T/R प्रेशर कितना होगा, कम होगा। अब लिक्विड का ये नियम है कि लिक्विड में एक ही लेवल पर, सेम लेवल पर प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, यहाँ पर भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। लेकिन यहाँ पर प्रेशर कम रहे ये संभव नहीं है। तो इस प्रेशर को बढ़ाने के लिए, या कह लीजिए कि इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये लिक्विड ऊपर राइज होने लगता है, क्योंकि जैसे इस कॉलम में लिक्विड भर जाएगा तो इस लिक्विड के कारण भी कुछ प्रेशर आएगा और ये प्रेशर इस कम हुए प्रेशर को बैलेंस कर देगा। यानी कि जितना प्रेशर कम है उतना ही प्रेशर ये लिक्विड यहाँ पर जनरेट कर देगा। तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कि H हाइट तक यहाँ पे लिक्विड ऊपर की तरफ राइज कर गया, तो देखिए इस लिक्विड के कारण कितना प्रेशर आ जाएगा, HDG। देखिए कोई लिक्विड का कॉलम हो तो उसके कारण प्रेशर कितना होता है, HDG। तो HDG प्रेशर इतना इंक्रीज हो जाएगा, और यही प्रेशर क्या होगा, ये जितना प्रेशर कम था उसको ये बैलेंस कर देगा। यानी कि जितना प्रेशर कम था, कितना कम था, 2T/R। यानी कि ये जितना प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ये 2T/R के बराबर इंक्रीज होना चाहिए, तभी यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। यानी कि जितना प्रेशर बाहर है उसी के बराबर होगा। यानी कि HDG की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 2T/R के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए दोस्तों H बराबर आ जाएगा 2T/DRG। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये जो स्मॉल r है, ये स्मॉल r किसकी रेडियस है, ये बबल की रेडियस है। ये स्मॉल r किसकी रेडियस है, बबल की रेडियस है। अब इस फार्मूले को मैं थोड़ा दूसरे फार्मूले में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, उसमें 2 r आएंगे। तो मैं बबल की रेडियस को यहाँ पे कैपिटल R से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको आगे कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसीलिए मैं सपोज कर लीजिए कि जो बबल का रेडियस हम लोगों ने लिया था वो कैपिटल R है, तो ये कितना हो जाएगा, DRG हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों बबल की रेडियस जो है ये कैपिटल R है, और कैपिलरी ट्यूब जो होगी इसकी रेडियस क्या होगी, स्मॉल r होगी। देखिए दोस्तों मान लीजिए कि कैपिटल R, ये जो एयर बबल बन रहा था इस एयर बबल की रेडियस क्या है, कैपिटल R है, और जो कैपिलरी ट्यूब है इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट खींचा है, यानी कि जो ये मेनिस्कस बन रहा था, जो आपको कॉनकेव सरफेस मिल रहा था, इस पर मैंने एक टेंजेंट खींचा। तो देखिए रेडियस हमेशा टेंजेंट पे 90 डिग्री होती है, ये आपको पता है। अब यहाँ पर मैं यदि एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूँ,
अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक एंगल के बारे में बताता हूँ कि ये जो भी मिनिस्कस बन रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये मिनिस्कस बना, तो इस मिनिस्कस पर आप टेंजेंट खींचिए और ये टेंजेंट कांच की दीवार के साथ, यानी कि ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसकी दीवार के साथ लिक्विड के अंदर, यानी कि इधर लिक्विड है तो लिक्विड के अंदर जितना एंगल बनाता है इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा। ये एंगल अगर थीटा हो गया तो देखिए यहाँ से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये ले रहा हूँ ये, तो ये अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। और ये अगर 90 माइनस थीटा है तो चूंकि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। अब देखिए ये एंगल थीटा है, ये कैपिटल आर है और ये क्या है? स्मॉल आर है। तो यहाँ से देखिए थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए स्मॉल आर बटे कैपिटल आर, ये बराबर में आप क्या लिख लेंगे? कॉस थीटा। ये बराबर में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए कैपिटल आर बराबर हो जाएगा स्मॉल आर बटे में कॉस थीटा। अब इस कैपिटल आर की वैल्यू को हम लोग अभी जो फार्मूला निकाला था उसमें हम लोग रखते हैं। कैपिटल आर की वैल्यू को यहाँ रखने पर h बराबर में क्या आ जाएगा? 2t कॉस थीटा बटे में डी आर जी। 2t कॉस थीटा बटे डी आर जी। तो यहाँ से देखिए आपको एक फॉर्मूला मिल गया कि कितना हाइट ये राइज करेगा लिक्विड, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ जहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसको ध्यान से सुन लीजिए ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से लगा पाएँ। देखिए दोस्तों, अब एक तरफ हम लोग बात करते हैं जल और कांच की और एक तरफ बात करते हैं हम लोग मरकरी और कांच की। मैंने अभी पहले आपको बताया था कि जल एवं जल के अणुओं के बीच में लगने वाला ससंजक बल कम होता है, जल एवं कांच के अणुओं के बीच लगने वाला असंजक बल ज़्यादा होता है, इसीलिए जल कांच को गीला करता है। पारे और पारे के अणुओं के बीच में लगने वाला ससंजक बल ये ज़्यादा होता है, पारे और कांच के अणुओं के बीच लगने वाला असंजक बल कम होता है, इसीलिए पारा कांच को गीला नहीं करता है। यहाँ पर देखिए मिनिस्कस कैसा बन रहा है? यहाँ पर मिनिस्कस कॉनकेव बन रहा है, लेकिन यहाँ पर मिनिस्कस कैसा बन रहा है? कॉन्वेक्स बन रहा है। ऊपर से यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर मिनिस्कस कैसा दिख रहा है? उभरा हुआ दिख रहा है, यानी कि कॉन्वेक्स दिख रहा है। और यहाँ पर मिनिस्कस कैसा दिख रहा है? आपको कॉनकेव दिख रहा है। यहाँ पर लिक्विड राइज कर रहा है, जबकि यहाँ पर लिक्विड क्या हो रहा है? ड्रॉप कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कांच की जो नली है उसमें लिक्विड का लेवल जो होगा वो नीचे आ जाएगा, जबकि पानी और कांच वाले में आप क्या देख रहे थे कि यहाँ पर पानी राइज कर रहा था। यहाँ पर अगर हम एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी कि थीटा की बात करें तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है ये 90 डिग्री से कम होता है। साधारण जल के लिए इसका मान लगभग 8 डिग्री लिया जाता है और अगर बिल्कुल शुद्ध जल हो तो उसके लिए ये 0 डिग्री भी लिया जाता है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें यहाँ पर पारे के लिए, तो पारे के लिए जो थीटा होता है यानी कि ये जो पारे के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। यानी कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि ये एक्यूट एंगल होता है, दूसरी तरफ ये क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल होता है। तो ये कुछ अंतर होते हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये था कि मिट्टी के तेल में दीपक का उपयोग करना कठिन होगा। देखिए अगर कैपिलरिटी का सिद्धांत नहीं होगा, यदि देखिए अगर कैपिलरिटी का एक्शन नहीं होगा, आपने देखा होगा कि जो हम लोग लैंप का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो केरोसिन ऑयल होता है वो लैंप तक कैसे पहुंचता है, यानी कि उसकी जो बत्ती जहाँ पे जलती है वो कैसे वहाँ तक केरोसिन ऑयल पहुँचता है। तो जो बत्ती आप इस्तेमाल करते हैं कपड़े की, उसमें बारीक छिद्र होते हैं, उसमें पतली पतली कैपिलरी ट्यूब बन जाती है जिसकी सहायता से केरोसिन ऑयल जो है लैंप में चढ़ता है। तो मिट्टी के तेल के दीपक का उपयोग करना कठिन होगा, सही बात है। शीतल पेय का उपभोग करने के लिए एक पाइप का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर कोई कैपिलरिटी के सिद्धांत का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहाँ पे कैपिलरी एक्शन का कोई यूज़ नहीं हो रहा है। ब्लॉटिंग पेपर कार्य करने में विफल होगा। ब्लॉटिंग पेपर का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं पे ब्लॉटिंग पेपर का इस्तेमाल देखिए हम लोग कहाँ पे करते हैं, जैसे कहीं पर स्याही वगैरह गिर जाती है तो उसको सोखने के लिए जो है ब्लॉटिंग पेपर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लॉटिंग पेपर की सहायता से उसमें भी पतली पतली कैपिलरी होती है जो इंक को सोख लेती है।
हम जो भी बड़े पेड़ देखते हैं वो पेड़ वृद्धि नहीं करेंगे। देखिए पेड़ों की जड़ों तक जो पानी पहुंचता है वो भी कैपिलरी के द्वारा ही पहुंचता है, यानी कि मिट्टी में, सॉइल में जो पानी मौजूद है वो कैपिलरी एक्शन की सहायता से ही रूट हेयर तक या रूट तक पहुंचता है। तो अगर कैपिलरी एक्शन नहीं होगा तो रूट तक पानी नहीं पहुंचेगा, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है वो रूट तक पहुंचता है कैसे? कैपिलरी के द्वारा ही पहुंचता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जब भी स्याही किसी पेपर पर गिरती है तो वो फैल जाती है। क्यों फैल जाती है? क्योंकि यहाँ पर कैपिलरी एक्शन होता है। या किसी कपड़े पर गिरती है तो वहाँ भी फैल जाती है क्योंकि उस पर कैपिलरी एक्शन होता है। राइजिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, देखिए अंडरग्राउंड वाटर जो होता है ये भी मैंने आपको बताया कि कैपिलरी एक्शन के द्वारा ही राइज करता है। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है भूमिगत जल का उगना, ये यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। इसकी जगह पे यहाँ पे लिखा होना चाहिए भूमिगत जल का चढ़ना या ऊपर चढ़ना। तो भूमिगत जल जो होता है यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है ये ऊपर की तरफ, सरफेस की तरफ आता है कैपिलरी एक्शन के द्वारा ही। स्प्रेड ऑफ वाटर ड्रॉप ऑन ए कॉटन क्लॉथ, कॉटन के किसी कपड़े पर पानी की कोई बूंद पड़ती है तो वो भी फैल जाती है क्योंकि कॉटन का जो कपड़ा होता है उसमें भी पतली पतली कैपिलरी ट्यूब होती है, तो जिसके कारण से वो पानी फैल जाता है। राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट ऑफ ए प्लांट टू इट्स फोलिएज, यानी कि रूट से पत्तियों तक पानी का जो पहुंचना होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल केवल कैपिलरिटी नहीं है। देखिए जो अंडरग्राउंड वाटर है वो रूट के टिप तक या कह लीजिए कि रूट हेयर तक पहुंचता है कैसे? कैपिलरी के द्वारा। लेकिन उसके बाद पानी के जो चढ़ने की प्रक्रिया होती है ये प्रक्रिया होती है ट्रांसपिरेशन की सहायता से। देखिए जब पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, ट्रांसपिरेशन की क्रिया होती है, तो वहाँ पर वेपर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की तरफ जो है पानी यानी कि लिक्विड जो है चढ़ना प्रारंभ कर देता है। तो देखिए पौधों में रूट से लीफ तक पानी का जो चढ़ना होता है वो कैपिलरी के कारण नहीं बल्कि वो ट्रांसपिरेशन के कारण होता है। देखिए उसमें दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए प्लांट में रूट से लीफ तक पानी का जो चढ़ना होता है इसके लिए दोनों चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है, एक तो कैपिलरी एक्शन और दूसरा ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन और कैपिलरी एक्शन ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट ऑफ ए प्लैनेट टू इट्स फोलिएज। अगला क्वेश्चन है कि विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। आइए पहले समझ लेते हैं कि विस्कोसिटी होती क्या है। देखिए जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है, देखिए फ्लूइड कहाँ ही उसको जाता है जिसमें फ्लो होने की टेंडेंसी पाई जाती है। जिसमें फ्लो होने की टेंडेंसी हो, जिसमें बहने का गुण पाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। और फ्लूइड के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, फ्लूइड के अंतर्गत दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आ जाता है लिक्विड और दूसरा आ जाता है गैस, क्योंकि इन दोनों में टेंडेंसी पाई जाती है। अब देखिए विस्कोसिटी कैसे इस पर डिपेंड करती है इसको भी हम लोग समझेंगे, लेकिन विस्कोसिटी समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई लिक्विड किसी सरफेस के ऊपर बह रहा है, तो जब भी कोई लिक्विड किसी सरफेस के ऊपर बह रहा है तो हम मान सकते हैं कि ये लिक्विड कई परतों के रूप में बह रहा है। जैसे मान लीजिए एक परत हुई, फिर उसके ऊपर ये परत हुई, फिर उसके ऊपर ये परत हुई। अब देखिए जो परत, मान लीजिए कि ये कोई सॉलिड सरफेस है, इसके ऊपर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो देखिए जो सबसे नीचे वाली परत होती है या कह लीजिए कि फ्लूइड के पार्टिकल जो कि सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में होते हैं उनकी वेलोसिटी लगभग 0 होती है। इससे ऊपर वाली परत की वेलोसिटी आप देखेंगे तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, इससे ऊपर वाली परत की वेलोसिटी आप देखेंगे तो उसकी वेलोसिटी और ज़्यादा रहेगी। यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी सबसे नीचे 0 रहेगी, उसके बाद वेलोसिटी थोड़ा ज़्यादा रहेगी, फिर वेलोसिटी और ज़्यादा रहेगी, फिर वेलोसिटी और ज़्यादा रहेगी। इस तरीके से आप देखेंगे कि सॉलिड सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, जो ऊपर की लिक्विड की लेयर होगी उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो मान लीजिए कि यहाँ से x दूरी पर कोई लिक्विड की लेयर है जिसकी वेलोसिटी v है, और मान लीजिए कि x प्लस डेल्टा x दूरी पर कोई लिक्विड की लेयर है जिसकी वेलोसिटी कितनी है? v प्लस डेल्टा v है। अब देखिए दो अलग अलग वेलोसिटी वाली लेयर जो एक दूसरे के संपर्क है, एक की वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v है और एक की वेलोसिटी v है, ये दोनों लेयर एक साथ नहीं चल सकती। नीचे वाली जो लेयर है ये ऊपर वाली लेयर को रोकने का प्रयास करेगी और ऊपर वाली लेयर जो है वो नीचे वाली लेयर को आगे धकेलने का प्रयास करेगी। भाई जो जिसकी वेलोसिटी कम है वो चाहेगी कि ज़्यादा वेलोसिटी वाली लेयर धीमे चले, और जो ज़्यादा वेलोसिटी वाली लेयर है वो जो धीमी वेलोसिटी वाली लेयर है वो ज़्यादा तेज़ चले।
तो इस तरीके से नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर पर एक पीछे की तरफ फोर्स लगाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स। ये एक प्रकार का फ्रिक्शन फोर्स होता है और इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। यानी कि विस्कोसिटी किसी लिक्विड का या कह लीजिए किसी फ्लूइड का वो गुण होता है जिसके कारण वो अपने ही बहने का विरोध करता है, अपने ही फ्लो होने का विरोध करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। जो लिक्विड जितना गाढ़ा होता है उतना ही कम बहता है। आपने देखा होगा कि अगर आप पानी को किसी सरफेस पे गिराएं तो वो तेज़ी से बहने लगता है, लेकिन वहीं आप शहद को सरफेस पे गिराएं तो वो बहुत धीरे धीरे बहता है। इसका मतलब साफ है कि जो लिक्विड जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड की विस्कोसिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने पर आपने अगर कभी ध्यान दिया हो तो जब भी आप रसगुल्ला खाते हैं तो जब वो ठंडा होता है तो उसका जो सीरा होता है वो गाढ़ा होता है, लेकिन जैसे ही आप उस रसगुल्ले को गर्म कर देते हैं तो उसका सीरा क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, यानी कि उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो गर्म करने पर लिक्विड की विस्कोसिटी कम हो जाती है। इसी तरीके से देखिए कि जब आप सब्जी को गर्म करके खाते हैं तो वो आपको ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। उसका कारण ये होता है कि जब आप सब्जी को गर्म कर देते हैं तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, जिससे उस सब्जी का जो रस है वो आपकी जीभ पर आसानी से फैल पाता है और आपकी जो जीभ है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वाद उसका ले पाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि घट जाती है, यानी कि बी। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन एन एयर बबल एट द बॉटम ऑफ लेक राइजेस टू द टॉप। मान लीजिए कि कोई झील है और इस झील के बॉटम पे कोई एक एयर बबल है। तो देखिए, जैसे जैसे ये एयर बबल ऊपर की तरफ आता है वैसे वैसे ये एयर बबल जो है ये बड़ा होता जाता है। उसका कारण ये होता है कि दोस्तों देखिए, ये जो पूरी प्रोसेस होती है एयर बबल के यहाँ से यहाँ तक आने की, ये प्रोसेस जो होती है ये पूरी तरीके से एक आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। इस पे कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस कंसीडर करके हम लोग उस क्वेश्चंस को लगाते हैं। और आइसोथर्मल प्रोसेस में देखिए दोस्तों, प्रेशर इनटू में वॉल्यूम ये कांस्टेंट होता है। अब देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ आने पर लगातार प्रेशर कम होता जाता है, इसका मतलब कि लगातार वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ जैसे जैसे ये एयर बबल ऊपर की तरफ आएगा वैसे वैसे इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाइल ट्रेवलिंग बाई प्लेन द इंक ऑफ द पेन स्टार्ट टू कम आउट। यानी कि जब भी प्लेन में यात्रा करते हैं, यानी कि जब भी विमान में यात्रा करते हैं तो कलम की स्याही बाहर निकलने लगती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, जैसे जैसे ज़्यादा हाइट पर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटने लगता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर कम हो जाएगा। अंदर जो इंक भरी हुई है उसका प्रेशर ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि हाई प्रेशर से बाहर प्रेशर की तरफ लिक्विड अपने आप फ्लो होने लगता है, यानी कि जो इंक है वो अपने आप जो है बाहर की तरफ आने लगेगी। तो यही कारण होता है चूँकि वायु दाब वहाँ पर कम हो जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वायु दाब में कमी के कारण। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने कई क्वेश्चंस लगाए और इन क्वेश्चंस की सहायता से हम लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। इसी तरीके से आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको हर लेक्चर में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप क्वेश्चन तो लगाएंगे ही, लेकिन क्वेश्चन को लगाने के साथ में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।